नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका हमारे ट्रू फैक्ट चैनल पर। हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th की और आपका चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का। हमने आपको जो है 3 लेक्चर्स इससे पहले प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आपका जो लेक्चर आज का है पार्ट नंबर है 4, ठीक है, पार्ट नंबर 4, ठीक। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, कल हमने बताया था आपको कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम पूरा समझा दिया था। और क्या बता दिया था, और हमने कल आपको बता दिया था आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक, आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में बता दिया था। आपेक्षिक विद्युतशीलता किस पे निर्भर होती है, ठीक है, अलग अलग माध्यमों के लिए उसके वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। तो उस वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पहले आप देख लीजिए कि जो आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है वो आपकी अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है। तो कितनी होती है, तो आपके सामने मैंने लिखा है माध्यम और परावर्तांक, मतलब एप्सिलॉन नॉट आर, नहीं एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या था यहाँ पे आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता, है ना बेटा, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहाँ पे निर्वात में जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वो 1 होती है, और वायु में जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है 1.0059 होती है, वो लगभग 1 के ही बराबर होती है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें फिर हम वायु के लिए जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होगी उसकी वैल्यू हम 1 ही रखा करेंगे, ठीक है। और जो अभ्रक के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वो 3 से कितनी होती है, 3 से 6 होती है ना, यहाँ पे आपकी 3 से 6 होगी, ठीक है बेटा। और जो कांच के लिए होती है वो 5 से 10 होती है। और आशुद्ध जल जो होता है, आशुद्ध जो जल होता है इसके लिए आपकी जो होती है वो कितनी होती है, 80 होती है। और चालक के लिए कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो आप इस चार्ट को नोट कर लेना, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कूलाम का जो नियम हमने पढ़ाया था उसका जो है सदिश निरूपण। उसका सदिश निरूपण कैसे करते हैं उसको आज हम ध्यान से समझेंगे सभी बेटे, ठीक है। सभी बच्चे देखो, तो मैंने हेडिंग लिखी है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे करते हैं, तो हमने 11th में आपको पढ़ाया था वेक्टर वाले चैप्टर में त्रिभुज नियम, ठीक है। तो त्रिभुज नियम कैसे लगाते हैं जरा ध्यान से देखेंगे। इधर हमने एक सदिश आपका ये बनाया है जिसको हमने क्या बोला है R1, दूसरा सदिश आपका ये है जिसको हमने क्या बोला है R2, ठीक है। और ये दोनों बिंदु, यहाँ से मूल बिंदु की दूरी कितनी है, R1 है और R2 है। यहाँ से जो है R1 और R2 दूरी पर एक आवेश Q1 है और इधर एक Q2 है। और Q1 और Q2 आवेशों के जो बीच की दूरी हमने मान ली है वो R मान ली है। पर यहाँ पे हमने R21 क्यों लिखा है वो आप जरा समझ लीजिए। हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 1 के कारण 2 पर लगने वाली बल, ठीक है। यहाँ पे जो बल लिखा हुआ है 1 के कारण 2 पर लगने वाला, 1 2 का मतलब होता है, जैसे मैं कहीं लिख दूं T21, तो क्या मतलब है इसका कि 1 के कारण 2 पर, 1 के कारण 2 पर अगर मैं लिख दूं कहीं पे F12, तो 2 के कारण यहाँ पर क्या होगा, 2 के कारण 1 पर, यहाँ पर क्या था 1 के कारण 2 पर, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब समझ लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया है। अब यहाँ पे हमने R21 इसीलिए लिखा है क्योंकि हम पहले निकाल रहे हैं किसके ऊपर, हम पहले निकाल रहे हैं 1 के कारण, मतलब इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। इसलिए हमने जो दूरी लिखी है वो सिर्फ R ना लिख के हमने क्या लिख दी है, R21, ठीक है। R21 लिखने का मेरा जो है मेन फोकस यही है कि हमने जो बल निकाल रहा हूं मैं किसके ऊपर निकाल रहा हूं, 1 के कारण 2 पर कितना बल लग रहा है वो निकाल रहा हूं, ठीक है। तो दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो R ही है, पर R21 लिखने का मेन कारण बस यही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है ये आपका कौन सा आवेश है, ये आपका कौन सा आवेश है, ये आपका Q1 आवेश है और ये आपका Q2 आवेश है, ठीक है। तो ये आपका Q2 आवेश है। अब देखो यहाँ पे इस पे जो बल लग रहा है Q2 आवेश पर जो बल लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है। किसके ऊपर कारण लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है। तो वही चीज मैंने लिखा है, नहीं 1 के कारण, 1 के कारण जो 2 पर बल लग रहा है वो कितना है F, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा F21। ऐसे अगर मैं इधर निकालूं, अगर मैं इधर निकालूं तो इस आवेश पर किसके कारण बल लगेगा, इस आवेश के कारण। भाई इसके ऊपर कौन बल लगाएगा, ये वाला आवेश लगाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे F21, क्या लिखेंगे F12, क्या लिखेंगे F12। F12 का मतलब 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल, 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल, मतलब इस आवेश के कारण इस आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो इतना बल लग रहा है, ठीक है। तो दोनों बलों के लिए पहले हम इस बल को निकालेंगे, पहले हम इस बल को निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे कूलाम के नियम से, क्या लिखेंगे, कूलाम, बल की बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ पे हम सदिश त्रिभुज नियम लगा देते हैं, त्रिभुज नियम, ठीक है, सदिशों का त्रिभुज नियम। तो सदिशों का त्रिभुज नियम क्या होता है, एक बिंदु, एक व्यक्ति जो है यहां से चल के, यहां से घूम के इस Q2 आवेश पर पहुंच रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है जो डायरेक्ट ही यहां पर पहुंच रहा है,
तो कहेंगे इसके बराबर क्या हो जाए, ये किसके बराबर है, इसके प्लस इसके, ये मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है, इसके प्लस इसके बराबर कौन होगा, ये होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो R1 वेक्टर है प्लस R2 वन वेक्टर किसके बराबर है, तो कहेंगे R2 वेक्टर के। ठीक है, इसको आप उधर भेज दिए थे तो R2 वन कितना आ जाएगा, R2 वन इक्वल टू आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका दूरी निकालने के लिए त्रिभुज नियम से जो है सूत्र। ठीक है, अब हम निकालेंगे बल। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, बल। तो आप लिखेंगे कूलाम के नियम से इसी के नीचे। ठीक है, तो कूलाम का नियम लगा दो। तो कूलाम का नियम हमने क्या बताया था, कूलाम के नियम से। ठीक है, तो कूलाम के नियम से सूत्र हमने क्या निकाला था, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R²। ठीक है, हमने ये फार्मूला आपको बताया था। अब हम फार्मूला लगाएंगे इसके अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार लगा रहे हैं तो यहाँ पे बल कितना है, F21 है। कितना है, F21 वेक्टर रूप में लिख रहे हैं तो सदिश लगाएंगे ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए दूरी कितनी है, R21। कितनी है, R21। ठीक है, और जब भी कोई चीज सदिश रूप में लिखी जाती है तो आपको हमने वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया है, जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं तो उसके साथ में हमने क्या लगाया था, उसके साथ में लगाया था हमने मात्रक सदिश, जिसको बोलते हैं एन कैप। ठीक है, एन कैप। तो यहां भी हम मात्रक सदिश लगाएंगे, पर यहां पे हम मात्रक सदिश कौन लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, R2 कैप। क्या बोलेंगे, R2 कैप। ठीक है, तो वहां पे हमने जो एन कैप बताया था उसकी वैल्यू कितनी बताई थी, मात्रक सदिश होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो मात्रक सदिश का अगर मैं फार्मूले की बात करूं, अगर मैं मात्रक सदिश के फार्मूले की बात करूं तो यहां पे मैं कर दे रहा हूं, जैसे आपका एक पर कैप लगा है तो ए कैप का फार्मूला क्या होता है, ये भी मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में बताया है। ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटे ए मॉड। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ऐसे ही यहाँ आर पर कैप लगा है तो आर किसके बराबर हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि R21 कैप किसके बराबर होगा, R21 जो कैप होगा आपका वो किसके बराबर होगा, बताओ जल्दी से। R21 जो कैप आपका होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, आप बताओ। मैंने जो है आपको वेक्टर चैप्टर में सारी चीजें क्लियर कराई हैं, जल्दी से बोलो आप, जल्दी से बोलो बेटा, किसके बराबर होगा, तो यही लगा दो ए वेक्टर बटे ए मॉड। तो यहाँ पे आर आपका कितना है, आर आपका कितना है, R21 है। ठीक है, तो ऊपर वेक्टर लगाएंगे, नीचे R21 का मॉड लगाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, ये वैल्यू आप वहां पे रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो भाई, है ना। तो रख ही दो, आप रख सकते हो तो रख दो ना, क्या दिक्कत क्या है। और यहाँ पे अगर हम वेक्टर को हटाएंगे तो आपका मॉड को अगर हटाएंगे तो वेक्टर भी क्या होगा, आपका हट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मॉड को हटाएंगे तो वेक्टर भी क्या होगा, हट जाएगा। एक बार मैं स्लाइड चेक कर लूँ कि यहाँ तक दिख रहा है आपको कि नहीं, दिख तो रहा है यहाँ तक अच्छे से। हाँ ठीक, तो मैं उधर भी और कर सकता हूँ, तो मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें अगर, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो कितना बन जाएगा, F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R21²। ठीक है, और मल्टीप्लाई आर कैप की जगह पे ये रखना है तो हो जाएगा कितना, R21 वेक्टर बटे में R21। ठीक है, कितना हो जाएगा, R21, ये मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा, F21 इक्वल टू कितना आ जाएगा, F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे में R² तो ये है, एक R ये है, तो कितना हो जाएगा, R21 का क्यूब, और मल्टीप्लाई में कितना, R21 के ऊपर वेक्टर। तो ये बन जाता है आपका सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का ये बन चुका है सदिश निरूपण। ठीक है बेटा, ऐसे ही बेल सेम जैसे हमने Q1 के कारण Q2 के ऊपर निकाला है बल कितना लग रहा है, वैसे ही हम Q2 के कारण Q1 के ऊपर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे भी। ठीक है, तो आप इतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको मिटा के फिर आपको और बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख नहीं रहा है भाई, थोड़ा मुझे स्लाइड को सही करना पड़ेगा, यही तो समस्या है जीवन में सबसे बड़ी जगह वाली, है ना। अब देखो दिख रहा है क्या, चलिए अब मैं इधर कर देता हूँ, अब मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम जो है क्यों, अब निकालेंगे हम F12 की वैल्यू। ठीक है, तो फिर से अब मैं इधर लगने वाला बल निकाल लेता हूँ कि इधर कितना बल लग रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना सभी बच्चे, ध्यान से देखते रहो, बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है,
एग्जाम में आपके पूछी भी जाती हैं तो इनमें बच्चे जो है चकरा जाते हैं, ये क्या पूछ दिया है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हम निकालेंगे F12 की वैल्यू। तो F12 की वैल्यू फार्मूला वही कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट N2 में Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। पर अब की बार R क्या हो जाएगा, इसके लिए R क्या बन जाएगा, तो इसके लिए अगर R बनाए तो इसके लिए जब उधर 2 1 था तो इसके लिए R कितना हो जाएगा, R भी हो जाएगा 1 2 है ना, R भी कितना बन जाएगा 1 2। और मल्टीप्लाई में क्या लगाएंगे हम, एकांक सदिश, क्या लगाएंगे, एकांक सदिश, जिसको हम क्या बोलेंगे R12 के ऊपर कैप। ठीक है, बिल्कुल सेम उसकी तरह करेंगे, बिल्कुल सेम उसकी तरह करना है। तो यहाँ पे मैं फिर से चाहूं तो लिख दूं, मैं लिखूंगा नहीं कि R12 किसके बराबर होगा, जब R21 कैप बराबर है R21 बटे में R21 का मॉड, तो यहाँ भी R12 किसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको सब पता चल जाए, मतलब दिखाई पड़ जाए। तो लिखेंगे चूंकि R12 का कैप किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा बोलो बेटा, तो ये हो जाएगा आपका R12 वेक्टर बटे में R12 का मॉड। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रखो। अब यहाँ पे अगर मॉड को हटाएंगे तो फिर आपका वेक्टर हट जाएगा, ये बात याद रखना बस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R12 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई R12 का वेक्टर बटे में R12। ठीक है, अब मैंने वहां पे मॉड को हटा दिया, तो अभी मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे में R12 का जो है क्यूब। ठीक है, क्या बन जाएगा क्यूब, और मल्टीप्लाई में कितना, मल्टीप्लाई में कितना, मल्टीप्लाई में आपका बन जाएगा R12 के ऊपर वेक्टर। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका सदिश निरूपण एक इधर भी। ठीक है, उसमें हमने निकाला था 2 के 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल, और इधर हमने क्या निकाला है 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल। ठीक है, तो बस इधर का उधर किया है, बाकी चीजें वही हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला ये भी है, वही फार्मूला वो भी है। तो ये दोनों प्रकार से मैंने आपका सदिश निरूपण कर दिया है, Q1 आवेश के कारण भी और Q2 आवेश के कारण भी। ठीक है, तो चीजों को आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं आगे बात करूंगा दूसरी चीजों की। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं और आपको कुछ चीजें सिखाता हूँ। दिख नहीं रहा भाई नीचे, थोड़ा स्लाइड को सही करना पड़ेगा। चलिए ठीक, अब तो दिख रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए। देख लिया, आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर और चीज़ों की बात करते हैं, और चीज़ों की बात चलो इसी वीडियो में कर देते हैं, या ऐसा करता हूँ वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपकी जो है हम आपको पढ़ाएंगे यदि कोई सदिशों का निकाय दिया है तो उसका हम बीजगणितीय योग कैसे करेंगे, तो उस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू बच्चों, नमस्कार।